चुपचाप बैठकर देखने वाली जो फिल्में हैं वो शायद नहीं चल रही है, ये मेरा मानना है। अगर आमिर और मैं आज गुलाम बनाएं तो आमिर का मानना बदल जाएगा, क्योंकि उसको ओपनिंग लगेगी। मैं शायद ऐसा एक डायरेक्टर हूँ इंडस्ट्री में जिसने सबसे ज़्यादा न्यू कमर्स के साथ काम किया है। डरावनी पिक्चर में डराता हूँ और हंसने की पिक्चर में हंसाता हूँ। मैं डरावनी पिक्चर में हंसाता नहीं और हंसने की पिक्चर में डराता नहीं। देखिए, एक टाइम था जब रणबीर कपूर भी वेकअप सेट कर रहा था, ऑफ सेंटर फिल्में कर रहा था, तो उसका बिजनेस ऑफ सेंटर था। रॉकेट सिंह और ऐसी जो फिल्में थी उसकी। फिर की उसने एनिमल। बहुत दिनों के बाद ऐसी कहानी आई है जो लोगों को लगा नहीं था कि विक्रम भट्ट बना रहा है। What attracted you to तुमको मेरी कसम? एक्चुअली अगर आप देखें तो तुमको मेरी कसम की जो कहानी है एक लव स्टोरी है, उसके साथ एक ड्रामेटिक थ्रिलर भी है, कोर्ट रूम ड्रामा, और एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे के ऊपर है जो कि IVF का मुद्दा है। मैंने जब मोडिया साहब से उनकी कहानी सुनी तो मैंने उनको कहा कि सर, आपकी कहानी तो बड़ी अच्छी है लेकिन इसमें मुझे कुछ काल्पनिक चीज़ें डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी कहानी में मुझे कोई विलन नज़र नहीं आ रहा। तो वो हंसने लगे, कहा कि ठीक है, आप कर लीजिए अपना जैसे करना चाह रहे हैं। अब हुआ ऐसा कि तो फिर हमने ये कोर्ट रूम डाला और खून का इल्ज़ाम भी है, लेकिन लोग मुझे जो एक हॉरर फिल्म मेकर समझते हैं उसका कारण ये है कि मैंने हॉरर फिल्में बनाई हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हिंदुस्तान में, अपने देश में, भारत में ये हॉरर फिल्में तब चलती हैं जब उसका जो बेस हो या जो उसकी बुनियाद जो है वो जब इमोशन में होती है तो चलती है। अगर आप मेरी फिल्म राज देखें तो वो बड़ी इमोशनल फिल्म थी, वो पति पत्नी के एक रिलेशनशिप पे थी। अगर आप 1920 देखें तो एक इंसान और उसके भगवान की कहानी थी। आप हॉन्टेड देखें तो भी एक बहुत ही पेनफुल लव स्टोरी थी। अब क्योंकि उसमें भूत है तो हॉरर फिल्म कहते हैं, लेकिन आप, हाँ, ये ज़रूर है कि आजकल एक हॉरर कॉमेडी का दौर चला है, लेकिन आप अगर सिर्फ हॉरर बनाएंगे और उसमें अगर इमोशन नहीं होगा तो उसका चलना मुश्किल है। और जहाँ तक IVF की मैं जो बात कर रहा था, वो उनकी बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने कहा कि ये भी फिल्म का एक बहुत अहम हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि IVF जो है ना, वो मतलब फर्टिलिटी जो हम कहते हैं, वो भी मेंटल हेल्थ की वजह की तरह हम लोग उसको टैबू सब्जेक्ट समझते हैं और उस पर बात नहीं करते। ज़्यादातर मर्दों को लगता है कि अगर टेस्ट किया जाए और उनमें कहीं कमी कुछ आ गई तो लोग उनको मर्द नहीं समझेंगे, या उनकी मर्दानगी में कुछ इफ़ेक्ट आ जाएगा, या कुछ कमी हो जाएगी उनकी मर्दानगी में। तो मुझे लगा इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए कि शुक्राणु कम होने से आप मर्द कम नहीं हो जाते। आपकी बॉडी हर एक चीज़ प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, नहीं करती तो आपको डायबिटीज़ हो जाता है। एड्रेनलिन नहीं करती, मतलब थायराइड नहीं करती, थायरॉक्सिन, तो आपको थायराइड प्रॉब्लम होती है। इसी तरह अगर शुक्राणु कम है तो आपको फर्टिलिटी प्रॉब्लम है, लेकिन ये तो बॉडी का एक प्रॉब्लम है। इसमें आपको अपने आप को एक नीचा समझना या दुनिया से छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप जिसकी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं वही आपकी सोच जो है वो आपके घर में खुशियाँ आने से रोक रही है। अगर आप उस सोच से बाहर निकले, आप अगर शरीर को शरीर समझकर, शरीर की कोई भी कमी को एक इलनेस समझकर अगर आप उसकी ट्रीटमेंट करें तो आप ही के घर में खुशियाँ आएंगी। तो ये भी एक किस्सा था जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। और नहीं, जब बात करें तो विकी डोनर के लोगों ने बताया कि पहली फिल्म इस तरीके इस सब्जेक्ट पर, नॉट द वे यू हैव डेल्ट विद, विकी डोनर जैसा सब्जेक्ट बना है पहले हमारी इंडस्ट्री में। उस पर तुमको क्या कहना? देखिए, विकी डोनर जो है वो तो एक कॉमेडी किस्म की फिल्म थी। ये जो फिल्म है वो
एक उदयपुर जैसे शहर में, और मैं आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जबकि कोई फर्टिलिटी क्लिनिक के बारे में जानता भी नहीं था। ये तो आप भूल जाइए कि दवाइयों से बच्चा हो सकता है, ये तो किसी को पता भी नहीं था। उस समाज में इस किस्म का क्लिनिक खोलना और आज इतना सक्सेसफुल होना, देश भर में 165 से ज़्यादा सेंटर होना, कोई आसान काम नहीं है। तो ये IVF की ही बात नहीं थी। IVF का जो सफ़र जिसने किया, जिसने तय किया, जिसने एक मैं तो कहता हूँ कि इतने कैंप्स किए उन्होंने, अजय जी ने पूरे देश भर में लोगों को एक्चुअली IVF के बारे में बताया, लोगों को एजुकेट किया। तो ये भी एक जर्नी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि IVF के साथ साथ, जैसे हम कहते हैं कि आज़ादी की बात करनी है, तो उसकी भी बात करनी चाहिए जिसने हमारी आज़ादी के लिए लड़ा है। सिर्फ आज़ादी की बात करना तो कोई पॉइंट नहीं है। तो IVF के बारे में अगर बात करनी है तो उस शख्स के बारे में बात करनी चाहिए जिसने IVF को आज इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है। मैंने टॉक कास्टिंग को देखो, मैं पोस्टर देख रही हूँ, कास्टिंग की बात करें तो, और अनुपम ने मुझे बोला था कि मैं पहली बार मतलब मैं विक्रम के साथ काम कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया फिल्म। पहले से मतलब फिल्म खत्म होने के बाद से अनुपम एक ही बात बता रहे हैं सबको कि विक्रम ने बहुत बढ़िया फिल्म का पहली बार काम किया। तो टेल मी अबाउट द कास्टिंग, किस तरीके से कास्टिंग हुई और अनुपम को कन्विंस करने में इजी था कि उनको करना पड़ा, क्या था कहानी? एक्चुअली जब मैंने इस कहानी के बारे में सोचा तो मैंने सोचा कि मैं पहले तो मैंने ये सोचा कि मैं इस कहानी को अगर बनाऊंगा तो मैं 2 टाइमलाइन में बनाऊंगा, एक आज के अजय जी पे और एक बरसों पहले वाले अजय जी पे जो एक संघर्ष शुरू कर रहे हैं। और फिर मुझे लगा कि दोनों ही कहानियों में संघर्ष है। जहाँ एक कहानी में कुछ बनाने का संघर्ष है तो दूसरी कहानी में जो बन चुका है उसे बरकरार रखने का संघर्ष, बनाए रखने का संघर्ष। तो मैंने कहा पहले तो मैं अनुपम खेर साहब के पास जाऊंगा क्योंकि ही वॉज माई फर्स्ट चॉइस। तो वो ख़ुद अपनी फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे, वहाँ बुलाया, मैं पहुँच गया। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई ये कहानी है, ऐसा ऐसा है। तो वो भी सुन के खुश हो गए, कहा उन्होंने मैं करना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने बाकी लोगों को कास्ट किया क्योंकि एक मुझे, और मेरे पहले से यही चाह थी कि खेर साहब ये फिल्म करें। पर वो इशफाक का लाना मतलब आना, मतलब क्या सोच कर कि ये टू सेम पर्सन, 2 टाइमलाइन, बट क्या सोचा कि ही विल डू जस्टिस बिकॉज वी ऑलरेडी हैव एन अनुपम खेर, कहानी शुरू होती है अनुपम खेर से। तो क्या सोच के इशफाक को ले आए और क्या था इशफाक के बारे में जो तुमको लगा कि बस यही? एक्चुअली इशफाक की कास्टिंग का श्रेय जो है वो मुझे मेरी वाइफ को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं दूंगा तो वो जूते से मारेंगे मुझे, क्योंकि उसका ही आइडिया था एक्चुअली। तो जब खेर साहब ने हाँ कर दी तो श्वेता उछलने लगी और उसने कहा कि आपको इशफाक से मिलना है। अच्छा, मैंने तभी पाताल लोक देखी नहीं थी। तो मैंने कहा कि ठीक है मिल लूँगा। बोलते अगर ये लड़का बड़ा होगा तो खेर साहब जैसा लगेगा, और वो उस किस्म का उसमें एक एनर्जी है। फिर मैं मिला इशफाक से, हमने बातें की, फिर मैंने उसका काम भी देखा। तो मैंने कहा वाकई ये बात सच है। कभी कभी हम कास्टिंग ऐसी कर लेते हैं कि लगता है कि जवानी में ऐसा लग रहा था तो बुढ़ापे में ऐसा लग रहा है, तो कैसे हो सकता है ये। लेकिन फिल्म में ऐसा लगता है कि इशफाक धीरे धीरे चल के कहीं खेर साहब बना होगा, तो ये बिलीवेबिलिटी आ जाती है। फिर अदा और मैंने एक साथ 1920 में काम किया था। फिर उसके बाद कुछ मैं उसे ऑफ़र करूं तो वो ना करना चाहे, और वो कुछ कहे तो मैं ना करना चाहूँ। तो कुछ 16 साल तक हमने साथ में काम नहीं किया। लेकिन इस फिल्म के लिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं अदा के साथ काम करूँगा। उसके एक और रीज़न है कि अदा ने कभी कुछ ज़्यादा ग्लैमरस काम नहीं किया था।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बात अच्छी है बुरी है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। जो ग्लैमर वाली बात है वो भी अच्छी है, लेकिन मुझे इस रोल के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस चाहिए थी जिसने मतलब अगर 80s 70s 80s होता तो मैं जया बहादुरी जी के पास जाता, यू नो। अगर 90s की बात होती तो मैं काजोल के पास जाता। तो मैं ऐसी एक्ट्रेस देख रहा था जो जिसकी छवि जो है वो घरेलू भी हो सकती है। अदा ने तो फ़ोन पे ही कहानी सुन ली, क्योंकि वो हैदराबाद में थी, और नहीं, शायद बस्तर की शूटिंग कर रही थी वो, और उसने कहा यार तू मुझे कोई साइड ही तो नहीं बना देगा ना, मैं बीवी हूँ और पीछे पीछे। ऐसे नहीं यार, तेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्या कर रही है तू। तो फिर उसने हाँ कर दी। फिर ऐशा का फ़ोन आया, तब मैं फीमेल लॉयर की बात कर रहा था। तो मैं उनको श्रेय जाता है कि 14 ईयर्स के बाद उसका कमबैक हुआ फिल्म सिनेमा में। एक्चुअली पहले उसकी सबसे यादगार फिल्म रही है अनकही, और फिर कहीं अवसर नहीं मिला हमें काम करने का साथ में। वो अपना कुछ कर रही थी, फिर उसकी शादी हुई और बच्चे पैदा हुए, और अपनी एक निजी ज़िंदगी में बिज़ी हो गई, और मैं अपना कहीं और बिज़ी हो गया। फिर उसका मुझे मैसेज आया कि अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, स्कूल वूल जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो मैं फिर से काम करना चाहती हूँ। और संजोग ऐसा हुआ कि उस वक्त ही मैं किसी लॉयर के बारे में सोच रहा था। तो मैंने कहा ऐशा से कि भाई ऐसा एक रोल है मेरी फिल्म जो अभी जा रही है फ्लोर पे, आप सुन लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर लीजिए। तो फिर उन्होंने सुना और अच्छा लगा बहुत। तो बस कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और कास्ट बन गई। विक्रम, इंडस्ट्री के ऐसे दौर से गुजर रही है, तुम्हारी फिल्म रिलीज को है, ऐसे दौर से गुजर रही है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चलेगा, ऑडियंस को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और ये भी बहुत सारे थिंग्स हो रहे हैं। तो व्हाट इज तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है, क्या तुम्हारा सोच है, नर्वसनेस है, क्या है बेसिकली, हाउ डू यू फीलिंग राइट नाउ, एंड क्या सोचते हो इस दौर को लेकर, कहाँ कमी रह जाती है हमारे यहाँ से? मुझे लगता है कि कोविड के बाद जो भी फिल्में चली हैं वो ऐसी चली हैं जो, या जिनका एक एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हो। ऑडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनका लेवल, ऑडियंस का एक्साइटमेंट लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिल्म में अपने आप एक कमाल का एक्साइटमेंट लेवल होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, और आप शायद मेरी बात से वाकिफ़ होंगे कि हॉलीवुड में क्या फिल्में चल रही हैं, सुपर हीरो फिल्में सबसे ज़्यादा। एक्वामैन है, स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, बैटमैन है, ये मैन है, वो मैन है, फिर सबको मिला के कुछ एक्सपेंडेबल भी है और एवेंजर भी है, और सब कुछ चल रहा है, लेकिन सुपर हीरो चल रही है। अब आप अगर उसको एक हिंदुस्तानी नज़रिए से देखिए तो ये सुपर हीरो ही चल रहे हैं हमारे। पुष्पा, कंतारा, ये जो सारी फिल्में हैं, छावा, ये सुपर हीरोज़ हैं, लेकिन वो हमारे सुपर हीरोज़ हैं, जो हिंदुस्तानी किस्म के सुपर हीरोज़ हैं। तो लोगों का मतलब, लोगों को क्या चाहिए? लोगों को ये चाहिए कि यार एक कमाल का विलन हो, एक कमाल का हीरो हो, कुछ ताली मारने का मौका मिले, कुछ सीटी मारने का मौका मिले, कुछ हमारे जज्बात मिल जाए। कहीं मुझे लगता है कि उनको बड़ी इंटेलेक्चुअल सी फिल्म नहीं देखनी है, वो OTT पे देख रहे हैं। वो एक मैं कहूँगा स्टेडियम कल्चर। स्टेडियम कल्चर क्या होता है कि आप स्टेडियम में कुछ ऐसा स्पोर्ट देखने जाते हैं जिस पे आप ताली मार सकते हैं, सीटी मार सकते हैं, जैसे क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है। तो आप अपनी टीम के लिए शाउट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ मज़ा कर सकते हैं। अब यही स्टेडियम में अगर कोई
आइस स्केटिंग वाला कंपटीशन हो या कुछ ऐसा हो तो शायद इतने लोग ना जाएं। तो लोगों को साथ में पिक्चर तब देखनी है जब एक एक्साइटमेंट लेवल हो, सब दोस्त साथ में जाए, सब हल्ला मचा सके, सबको एक मज़ा आए। चुपचाप बैठकर देखने वाली जो फिल्में हैं वो शायद नहीं चल रही है, ये मेरा मानना है। अब क्या है, मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं, लेकिन ये मेरा नज़रिया है। और ये भी चल रहा है कि लोग सडनली करप्शन को लेके बात करते हैं, वेदर इट इज़ बॉक्स ऑफिस नंबर्स, वेदर इट इज़ ब्लॉग बुकिंग, वेदर इट इज़ पेड रिव्यूज़। मतलब इतना इतना डर्ट आ गया है हमारे बिजनेस में कि ना तो हम मीडिया को साफ देख पा रहे हैं, ना तो इंडस्ट्री को साफ देख पा रहे हैं। और ये ब्लॉग बुकिंग का सिलसिला शायद खानों, पीपल से इट इज़ लॉट ऑफ खान्स हैव बीन ब्लेम्ड फॉर इट। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों इतना, मतलब दुनिया बात कर रही है आज की तारीख में कि इट इज़ इंसल्टिंग टू द आर्ट वेयर पेड रिव्यूज़ की बात हो रही है, ब्लॉग बुकिंग की बात, परसेप्शन चेंज किया जा रहे हैं, पेजेस आर बीइंग बॉट एंड देखिए, मेरा मानना जहाँ तक ये ब्लॉग बुकिंग्स और परसेप्शन का जहाँ तक सवाल है, वो मेरे हिसाब से इसलिए हो रहा है। देखिए, पहले तो मुझे पता नहीं कि हो रहा है कि नहीं, मेरा भी कोई मैं भी वही बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, उसी आधार पे बात कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है न्यूज़पेपर में या लोगों से सुना है। मैंने कहीं देखा नहीं है ब्लॉग बुकिंग्स होते हुए या, लेकिन एक मिनट के अगर मान लें कि ये सच है और ये हो रहा है, तो इसका कारण ये है कि जब कोविड आया तो थिएटर बंद हो गए और लोगों को घर में एंटरटेनमेंट देखना था, और तब जो है OTTs ने बहुत ही ऊंची कीमत देकर, बहुत ही हाई प्राइस देकर पिक्चरें खरीदी, और उन्होंने 2-3 साल के लिए खरीदी। अब कुछ चली भी और कुछ बड़ी महंगी फिल्में नहीं चली, और ये जो सबक OTT ने सीखा, उसके बाद OTT ने कहा कि भाई डायरेक्ट टू OTT तो हम नहीं करेंगे। अगर आप देखें तो डायरेक्ट टू OTT फिल्में काफ़ी कम हो गई हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप डायरेक्ट OTT पे लेके आते हैं तो एक प्रोड्यूसर रिलैक्स हो जाता है, डायरेक्टर रिलैक्स हो जाता है कि फ़िल्म अच्छी हो ना हो तो बिक जाती है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो फिर उन्होंने ये शुरू किया कि आप पहले थिएटर में रिलीज़ करिए और फिर हमारे पास आइए। उससे क्या होगा कि हम भी देखेंगे कि फिल्म की वैल्यू क्या है। अब एक दौर अभी ऐसा आया है कि स्लैब वाइज फिल्मों की डील हो रही है, OTT और डिजिटल की और सैटेलाइट की। स्लैब वाइज मतलब अगर आपकी फिल्म ने 100 करोड़ किया तो इतना प्राइस, 200 किया तो इतना प्राइस, 50 के नीचे किया तो इतना प्राइस। ये स्लैब वाइज अब डील हो रही है। तो मेरा मानना है कि अगर करोड़ों रुपए की डील है तो थोड़ी ब्लॉक बुकिंग की जाए, ताकि एक फ़िल्म का परसेप्शन ये हो कि फ़िल्म हिट हुई है। और वो होने से क्या होता है कि उनकी जो सैटेलाइट और डिजिटल प्राइसेस हैं वो मेंटेन होती है, या जो वो चाहते हैं वो मिलती है। अब ये मेरी एक थियरी है, अभी कितनी गलत है कितनी सही है मैं तो नहीं जानता, ना ही मैं कोई ट्रेड एक्सपर्ट हूँ, लेकिन दिस इज़ व्हाट इज़ मेकिंग सेंस टू मी कि जो, क्योंकि आप ब्लॉक बुकिंग अगर करते भी हैं तो सिर्फ वीकेंड के लिए कर पाएंगे। ये तो है नहीं कि आप पूरे रन में ब्लॉक बुकिंग करेंगे। तो अगर वीकेंड में आपने कर लिया और फिर फिल्म गिर गई तो उसका भी तो मतलब नहीं है। तो एंड में तो जो फिल्म चलनी है वही चलती है।
और जो फिल्म नहीं चलने वाली वो कितना भी आप बुकिंग कर लो वो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, आप कितना भी कुछ कर लीजिए। लेकिन अब बिज़नेस है और बिज़नेस की एंगल से भी सोचना पड़ता है। आमिर ने उस दिन एक बात की जिसको मैंने आपसे बात भी की थी। आमिर ने कहा किसी ने मतलब अभी बिकॉज OTT एक ऐसा इट्स लाइक पहले एक ज़माने में सैटेलाइट का जो हुआ था कि सैटेलाइट पे आने से पहले थिएटर पे पिक्चर कितनी चल जाए। अभी वो जो गैप है, जो आमिर ने बोला, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी 6 हफ्ते के बाद तो आ जाने वाली है, तो क्यों थिएटर में जाए वो जो। और उसके बाद आपने एक सेंस ऑफ अर्जेंसी की बात की थी हम लोग से उस दिन। तो यू थिंक दैट OTT का जो है दैट गैप, और जो भी जब पहले एक ज़माने में 90s में गुलाम के समय हुआ था ये केस, आपको क्या लगता है कि ये इट इज़ डिफीटिंग आवर व्हाट इज इट? देखिए, जहाँ तक फिल्में जो 2 महीने में OTT पे आ रही हैं, और मैंने भी आमिर का जावेद साहब के साथ इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर थिएटर में नहीं होगी तो 2 महीने में वैसे ही आपके घर पे फ्री में आ जाएगी, या आपने जिसका सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है वहाँ आ जाएगी। लेकिन वो तो हर फिल्म आती है। फिर ऐसा क्यों कि छावा चलती है और स्त्री 2 चलती है, या मुंजिया चलती है, या 12th फेल चलती है, और ऐसा क्यों कि बड़ी बड़ी फिल्में नहीं चलती, ऐसा क्यों कि साउथ की फिल्में चलती हैं। OTT पे तो सारी आती हैं, तो ऐसा क्या है कि कुछ चलती हैं कुछ नहीं चलती। तो मेरा आमिर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये डिसएग्रीमेंट है कि मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपनी ज़िंदगी के 2 साल जो है वो गेटी गैलेक्सी में गुजारे, क्योंकि मैं खुदा गवाह में असिस्टेंट डायरेक्टर था और प्रोड्यूसर्स वहाँ के मैनेजर थे। तो वहाँ ऊपर हमारी एक छोटी सी ऑफिस हुआ करती थी, तो हम देखते थे पिक्चर ब्लैक भी होती है, क्या होता है एक थिएटर कैसे चलता है, लोग कैसे आते हैं, क्या करते हैं, उसका एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला मुझे। और तब मैंने ये सीखा कि जब टिकटें ब्लैक होती थी एक टाइम पे, वो क्यों होती थी? क्योंकि वो ब्लैक वाला जो है वो पहले से ही टिकट खरीद लेता था और उसे पता था कि जो लोग आएंगे वो उनको आज की आज पिक्चर देखनी है, वो कल के लिए वेट नहीं करेंगे, और इसलिए मेरे से टिकट लेंगे वो। तो वो 100 का 200 में देता था, 200 का 300 में देता था, और लोग खरीद लेते थे, क्योंकि घर नहीं जाना है इसको देखे बगैर। तो ये एक अर्जेंसी होती थी जिस पे ये पूरा ब्लैक मार्केट चलता था। अगर इंसान की फितरत में ऐसा होता कि ठीक है कल देख लेंगे या परसों देख लेंगे, तो ब्लैक मार्केट जैसी चीज़ ही नहीं होती। तो मुझे लगता है कि वो अर्जेंसी वाली जो फिल्में हैं ना, वो चलती हैं। छावा आज के आज देखनी है, क्या एक्शन है। अब आप देखिए बैड एस रवि कुमार जैसी फिल्म जो है ना, उसको ओपनिंग लगती है 3-3.5 करोड़, है ना, जहाँ तक मेरा मानना है 3-3.5 करोड़ है। और हाल ही में जो फिल्म रिलीज़ हुई है डिप्लोमेट, उसका कुछ 4 करोड़ है। अब अगर इतनी महंगी फिल्म और हिमेश जी की फिल्म और उसका म्यूज़िक अगर सेम ओपनिंग है, इसका मतलब, एंड आई एम टॉकिंग साइंटिफिकली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिमेश जी और जॉन और एनीबडी लाइक दैट, आई एम जस्ट सेइंग इफ़ यू आर टेकिंग 2 फिल्म्स एज एन एग्जाम्पल, वो बैड एस रवि कुमार के डायलॉग्स, बैड एस रवि कुमार का जो ताली सीटी का जो मौका था, तो मेरे दोनों बेटे और मेरी बेटी और सब लोग चले गए फर्स्ट डे। मैंने बोला यार पिक्चर कैसी है तुम लोग को पता? अरे बोलते हम लोग को धमाल करनी, और सब लोग चले गए। इसका क्या मतलब है? ये लोग बोल सकते थे ना कि 2 महीने बाद बैड एस रवि कुमार आएगी, टीवी पे देख लेंगे। नहीं, अभी के अभी देखनी है। सो आई बिलीव इन 2 थिंग्स, वी नीड अर्जेंसी and masses create urgency, not classes.
बिकॉज क्लासेस आर लेड बैक। तो हमारा सिनेमा का एकदम इलीटिस्ट हो गया। हमारा सिनेमा क्या करता है कि हमारा उस तरह की सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहा है? एक बैड एस रवि कुमार जिस तरीके से प्रमोशन भी की थी चल के लिए ऑडियंस जाती है, और एक ये डिप्लोमेट के लिए भी इट्स अ स्लो बर्नर, पीपल से आई डोंट नो बट नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सिनेमा क्या है कि जब सिंगल स्क्रीन टू मल्टीप्लेक्स का एक चेंज आया था, तभी भी अगर आपको याद है फिल्मों ने सफ़र किया था, क्योंकि सब मल्टीप्लेक्स फिल्में कोई बना ही नहीं रहा था, सब लोग सिंगल स्क्रीन बना रहे थे। तो सिंगल स्क्रीन फिल्में बनाना जो है, मुझे याद है हमको और हमारी जो स्कूल ऑफ मेकिंग थी और हमारे कंटेम्प्रेरीज़ को सब लोग सिंगल स्क्रीन कहते थे। मुझे याद है हॉन्टेड में जब पहली हॉन्टेड आई थी तो कुछ राइटर्स थे, उन्होंने कहा यार प्लेन हिंदी मत लिखना, आजकल प्लेन हिंदी कौन बोलता है, उसमें इंग्लिश बहुत होना चाहिए। मैंने बोला यार ऑडियंस तो हिंदी समझती है लेकिन कौन बोलता है यार। तो यहाँ तक का एक फ़र्क आ गया था कि आपकी भाषा, आपका इंटीरियर, वो चौल वाली फिल्में, गांव वाली फिल्में सब निकल गई। सब बड़े बड़े महल में रहते हैं, सारे के सारे लोग अमीर हैं, गरीबी दूर दूर तक नहीं दिख रही, ये सारी फिल्में आने लगी। तो मासेस ने कहा ये तो हमारी फिल्में है ही नहीं, हम कहाँ ऐसी फिल्में बनाते हैं, देखते हैं ये कहाँ रह रहे हैं ये लोग, कौन है ये लोग। तो वो आइडेंटिफाई करना उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि क्या है कि वो 50 रुपये दे रहे थे एक टिकट के, यहाँ 500 रुपये जा रहे हैं एक टिकट के। तो कोई भी कहेगा कि 500 वाली के लिए बनाओ यार, 50 वाली के लिए क्यों बना रहे हो। लेकिन कोविड के बाद ये 500 वाले आने बंद हुए। अभी वो कह रहे हैं कि हम 500 रुपये देंगे, मगर हम तो पता है कि 2 महीने में आ जाएगी, हम घर पे देखेंगे हमको। लेकिन वो जो मासेस हैं वो हर एक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। उनके बस की बात नहीं कि नेटफ्लिक्स भी और अमेज़ॉन भी और सोनी लिव भी और जियो भी और 10-10, 8-8, 10-10 सब्सक्रिप्शन लेके बैठ जाएं। वो नहीं कर सकते ऐसा। अगर कोई बड़ी फिल्म रिलीज़ होती तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन दे देते हैं। ये उनकी हालत ये है। तो उनके लिए जब फिल्म बनती है तो वो तो OTT भूल कर सब पहुंच जाते हैं वहाँ पे। लेकिन आप उनसे बातें तो करिए। अगर आप उनकी बात नहीं करते उनकी भाषा में, जैसे हम पहले किया करते थे, अगर आमिर और मैं आज गुलाम बनाएं तो आमिर का मानना बदल जाएगा, क्योंकि उसको ओपनिंग लगेगी। आप गाओ आती का खंडाला वापस। रिपीट वैल्यू की बात कर रहे हो आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक मास वाली पिक्चर थी, सिटी क्राउड वाली, जैसे वो रानी को मारता है, जैसे रानी को बोलता है चिंगम खाएगी क्या, जैसे 10-10 की दौड़ करता है। तो ये सब चीज़ें मासेस को पसंद थी। अब कहीं हम लोग क्लासेस हो गए हैं। जो लास्ट कौन सी फिल्म ऐसी बड़े स्टार ने की, आप देखिए पठान और जवान मास फिल्म है ना। सिकंदर को भी बड़ी ओपनिंग लगेगी। आज ही उस दिन बात कर रहे थे हम लोग नादानिया की, आज ही करण जौहर ने एड्रेस किया इस ट्रोलिंग को कि लोगों ने ट्रोल किया, नादानिया को बुरी तरह से ट्रोल किया। तो कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ लोगों का काम है कहना में करण जौहर ने उसकी बात को उड़ा दी, बात को कि और गिप्पी गरेवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे वो बोले कि उस समय लोगों ने सैफ के बारे में बोला था, लेकिन आज सैफ कहाँ है, खड़े देखिए आप। सो व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव? आर देयर इन डिनायल? व्हाट इज़ इट दैट? मैंने पूरी फिल्म तो नहीं देखी नादानिया, लेकिन जितनी मैंने देखी मुझे ये दोनों बच्चे, खुशी और इब्राहिम, मुझे दोनों बड़े अच्छे लगे। मैं शायद ऐसा एक डायरेक्टर हूँ इंडस्ट्री में जिसने सबसे ज़्यादा न्यू कमर्स के साथ काम किया है। इतने न्यू कमर्स के साथ काम किया है, तो मैं उनकी कैपेसिटी बहुत
आराम से समझ जाता हूँ। तो ये दोनों बच्चे जो हैं, खुशी और इब्राहिम, ये दोनों बड़े अच्छे लगे मुझे। मैंने गौर से देखा, लुक कैसे देनी, डायलॉग का पॉज, टाइमिंग, सब फर्स्ट क्लास था। बट आई बिलीव दैट नो एक्टर कैन राइज अबाउ द मटीरियल, स्पेशली नॉट अ न्यू कमर। जहाँ तक फिल्म का सवाल था, खैर फिल्म मेरे लिए बनी भी नहीं है। फिल्म तो टीनेजर्स और यूथ के लिए बनी है, कॉलेज गोइंग क्राउड के लिए बनी है। जैसे मुझे याद है जब हम लोग कॉलेज में थे तो ग्रीस 2 एक फ़िल्म आई थी, तो वो फिल्म हमको बड़ी अच्छी लगी थी। तो एक कॉलेज फिल्में आती थी, एक रोमांस, कॉलेज रोमांस, तो ये उस किस्म की फ़िल्म है, कॉलेज रोमांस फिल्म है। तो शायद इसलिए मेरे लिए नहीं बनी। तो मुझे लगता है कि चाइल्डिश लगती है मुझे, लेकिन इट इज़ मेंट फॉर द crowd that might appreciate that. So I'm nobody to judge the script for what it is. But I feel that one thing I definitely felt that ये कहाँ है ये कॉलेज? मतलब ऐसी कॉलेज मैंने नहीं देखी, ना मेरी बेटी ने देखी है, ना मेरे बेटों ने देखी है। कौन सी कॉलेज है ये? दिल्ली में कौन सी स्कूल है ऐसी? तो 80-90% ऑफ द इंडिया तो यही सोच रही है कि ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये अमीर भी हैं और कॉलेज यूनिफॉर्म भी नहीं पहनते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं। तो जब मैं किसी कैरेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं करता तो फिर उसके दुख के साथ कनेक्ट नहीं करता। तो जिस तरीके से करण ने डिफेंड किया, मतलब ऑब्वियसली इज डिफरेंट इज प्रोडक्ट, बट व्हाट डू यू फील? नहीं, तो मुझे लगता है कि मेरा मानना ये है कि इब्राहिम इज़ डेफिनेटली अ स्टार और खुशी भी स्टार बनेगी डेफिनेटली। अब उन पे हैं कि वो किस किस्म की फ़िल्में चूज़ करते हैं, उन पे हैं कि वो कौन से वर्ग के साथ बात करना चाहते हैं एज एन एक्टर। देखिए, एक टाइम था जब रणबीर कपूर भी वेकअप सिड कर रहा था और ऐसी स्लाइटली ऑफ सेंटर फिल्में कर रहा था, तो उसका बिजनेस ऑफ सेंटर था। रॉकेट सिंह और ऐसी जो फिल्में थी उसकी। फिर की उसने एनिमल, आ गया ताली सिटी पे, धो डाला उसने एक्स लेके सबको, तो रुकी ही नहीं पिक्चर। तो यहाँ हमारे देश में अगर ऐसे नंबर्स करने हैं और अगर आप मासेस से बात नहीं करेंगे तो होगा नहीं। लास्ट 2 क्वेश्चन। हॉरर, इस तरीके का हॉरर कॉमेडी का एक सैलाब सा आ गया है, इन द सेंस एक ही सिनेमा घर ने, एक ही सिनेमा प्रोडक्शन हाउस ने सैलाब से, मतलब हॉरर कॉमेडी और उन्होंने स्लेट अनाउंस करती है। यू आर समबडी हु मेड हॉरर, तो आपको क्या लगता है? एंड ऑफ कोर्स सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यू कमिंग बैक विद ऑन हॉरर अगेन, एंड यू कैन टॉक टू मी अबाउट द रामसे हॉरर इफ यू कैन, इफ यू हैव एनी नॉस्टैल्जिया अबाउट इट। देखिए, मैं कॉमेडी भी बना सकता हूँ और हॉरर भी बना सकता हूँ, तो मेरे लिए हॉरर कॉमेडी बनाना कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन मतलब मैंने आवारा पागल दीवाना और दीवाने हुए पागल भी बनाई है, और मैंने राज 1920 हॉन्टेड भी बनाई है, तो मुझे तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं नज़र आती उसमें। लेकिन मेरी जो ब्रांड है वो ये चीज़ें अलग बेचती। मैं डरावनी पिक्चर में डराता हूँ और हंसने की पिक्चर में हंसाता हूँ। मैं डरावनी पिक्चर में हंसाता नहीं और हंसने की पिक्चर में डराता नहीं। तो लोग बना रहे हैं हॉरर कॉमेडी और एक दौर चल रहा है और लोग उसमें कमा भी रहे हैं। आज स्त्री 2 का बिज़नेस अमेजिंग है, मुंजिया का बिज़नेस अमेजिंग है, तो क्यों नहीं बनाएंगे? बनाना भी चाहिए उनको।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बनाना चाहिए। मेरी अभी फिल्म आएगी हॉन्टेड 3D, फिर से मीमो के साथ है। तो मैं डराने के टाइम सिर्फ डराऊंगा, और मैं एक आवारा पागल दीवाना टाइप फिल्म भी बना रहा हूँ, तो उसमें मेरा वादा है कि खूब फंसाऊंगा। और रहा सवाल राम से और उनकी फ़िल्मों का, तो बदकिस्मती से मैं ने काम शुरू किया 14 साल की उम्र में। मतलब वो खुशकिस्मती थी, मगर बदकिस्मती ये थी कि मगर एडल्ट फिल्में देख नहीं पाता था। तो फिल्मों के बारे में जानने लगा था मैं 17 साल की उम्र में। मैं अग्निपथ में चीफ असिस्टेंट था, लेकिन एडल्ट फिल्म नहीं देख सकता था। एडल्ट फिल्म में काम कर सकता था एज एन असिस्टेंट, लेकिन देख नहीं सकता था। और जब तक एडल्ट हो गया जब मैं, तब तक उन्होंने फिल्म बनानी बंद कर दी थी। एक आई थिंक उनका जो एक दौर था, लेकिन तकरीबन 2 डेकेड्स के लिए उन्होंने इस हॉरर फिल्मों को बनाए रखा। उसके पहले राज खोसला साहब थे, और महल और ये सारी फिल्में थी। राज खोसला साहब ने मेरा साया और वो कौन थी, और आई थिंक राजा नवाते साहब ने गुमनाम बनाई, आई थिंक चोपड़ा साहब ने कोहरा बनाई थी। एक वो दौर था 50s में या अर्ली 60s में। उसके बाद फिर सीधा राम से ब्रदर्स आए, उन्होंने ये दौर को बनाए रखा। लेकिन उनके जाने के बाद एक वैक्यूम सा आ गया, जो मैंने फिर तपाक से भर दिया। तो यही है इसकी सच्चाई। रिएक्ट टू शेखर का कमेंट तो छोड़, ऑन द censorship of content. शेखर feels कि that's up to you whether जो सिनेमा शेखर खुद का डायरेक्ट किया हुआ सिनेमा बैंडेड क्वीन अमेजोन प्राइम पे आया, पर शेखर बोलता ये मेरा सिनेमा है ही नहीं। इस तरीके का कारण मुझे पूछा गया ना कहा गया। देखिए, ये मेरे साथ भी हुआ है कि जो मेरी फिल्में एडल्ट फिल्में थी, उन्हें काट कर, उसके कुछ अहम हिस्से काट कर उन्हें UA सर्टिफिकेट दिलाकर सैटेलाइट पे रिलीज़ की गई है। लेकिन देखिए, मैं कहीं समझता हूँ कि अगर आपने फ़िल्म बनाने के लिए पैसे खर्च नहीं किए तो किसी और ने खर्च किए। अगर फ़िल्म का IPR आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, लेकिन ये सरल भाषा में समझाऊं तो ऐसा है कि आप आर्किटेक्ट हैं और आपने किसी के लिए घर बनाया, बहुत सुंदर सा घर बनाया। अब 10 साल बाद जो घर का ओनर है, उसने जो भी आपने बनाया वो तोड़ दिया, 2 बेडरूम के 1 कर दिए, और जहाँ स्विमिंग पूल था वहाँ कोर्ट बना दिया, बास्केटबॉल कोर्ट। तो आप क्या कर लेंगे? घर तो उसका है। आप आर्किटेक्ट थे, आपने बड़े प्यार से बनाया, लेकिन घर जिसका है वो उसके ऊपर करेगा, आप कुछ कर नहीं सकते। तो आपकी नाराज़गी जायज़ है, लेकिन इसके बारे में कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता।